Hello friends, this is Shubham here and I welcome you all at my YouTube channel Gupta's Classes. Or today's lecture is going to be very important for all those candidates who have filled the upcoming vacancy for RPSC examination. So जिन जिन भी बच्चों ने अपकमिंग एग्जामिनेशन जो भी आरपीएससी का उसका फॉर्म भरा है, तो उसके लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, सो जैसे कि सामने वीडियो में आपको दिख रहा है कि लेक्चर में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 19 वाला, लाइक 2019। और ये आपके सिलेबस में है। वैसे तो ये जो टॉपिक है ये और भी लाइक एग्जाम्स को कवर करता है ना, और भी एग्जाम्स को कवर करता है, बट हम इसको, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है लाइक आरपीएससी का एग्ज़ाम जो है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाला है ना, फर्स्ट ग्रेड वाला कॉमर्स लेक्चरर का जो एग्ज़ाम रहता है उसमें ये है, वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम है। उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। खैर कहने को तो एचपीएससी भी अनप्रिडिक्टेबल ही था, बट इस बार का कुछ ज़्यादा ही अच्छा पे, मतलब लाइक मैं कह सकता हूँ कुछ भी उन्होंने इतने एफर्ट नहीं डाले लाइक प्री के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में, लाइक इतना अच्छा लेवल नहीं था, बट आरपीएससी का लेवल काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो ठीक है, तो हमारा ये लेक्चर रहने वाला है और हम इसमें जो आज जो टॉपिक करेंगे, एज यू ऑल नो कि सारे यूट्यूब पे मतलब बाकी के टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा हैं लाइक, है ना, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मैंने ये सोचा कि एक नया टॉपिक लेके स्टार्ट करते ताकि चीज़ें अच्छी हो सकें। सो बिना वक्त गवाए हम इस लेक्चर को, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और ये हम आपको जो ये सेवा प्रदान कर रहे हैं, लाइक जो भी ये आपको चीज़ें जहाँ आप देख पा रहे हैं, हमारी जो वीडियोस वो देख पा रहे हैं हम गुप्ता क्लासेस की मदद से, तो आपको अच्छा लगे कंटेंट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमने देखा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहले भी आ चुका है एक 1986 में, है ना, और वो क्या हुआ, वो रेटिफाइड हुआ, रेटिफाइड इन द सेंस कि वो दोबारा से अमेंड हुआ 2019 में। तो अब जितने भी एग्जाम्स कवर होंगे वो ये नए वाले क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादातर नया वाला जो एक्ट है वो कवर करेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो, अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं स्टार्ट करने से पहले, कि जैसे जैसे मैं जो जो चीज़ें बताऊं, जिस जिस हिसाब से बताऊं, आपको उसी हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि ये पीडीएफ मैंने बहुत बहुत गहनता पूर्वक बनाई है, लाइक बहुत टाइम लेके बनाई है, और इसमें मैंने सारी डेफिनेशंस कवर करी हैं, चीज़ें कवर करी हैं, सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। ठीक है, हालांकि वीडियो बहुत लंबा भी हो सकता है, बड़ा ही होगा, क्योंकि आपको शॉर्ट में अगर चीज़ें करनी है तो शॉर्ट वाली चीज़ें नहीं होती है, मतलब लाइक अगर आपको कुछ चीज़ों में पढ़ना है तो आपको थोड़ा टाइम दे के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना हो वो नहीं पढ़ेगा, है ना। हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों को कवर किया है इसमें, है ना। जिसको इंग्लिश में पढ़ना हो इंग्लिश में पढ़े, जिसको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़े, और जिसको नहीं पढ़ना है उसके लिए तो दोनों लैंग्वेज भी लिख दो, चाहे सारी चीज़ें दे दो, वो पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही है ये वीडियो, है ना, और बहुत समय लेके बनाया है मैंने, काफ़ी एफर्ट देके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं, एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या है? एप्लीकेबिलिटी का मतलब ये है कि ये एक्ट जो है लागू कैसे कैसे होगा, है ना। तो हम जब भी देखेंगे, कोई भी एक्ट देखोगे, है ना, तो चाहे वो कोई भी एक्ट हो, तो एक्ट के सेक्शन फर्स्ट में क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी होती है ना। मतलब कि वो एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल इन द सेंस लागू कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो सेक्शन फर्स्ट में ज़्यादातर, मतलब सभी एक्ट में एप्लीकेबिलिटी होती है कि एक्ट ये कैसे लागू होगा। चलिए देखते हैं, है ना। तो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया में लागू होगा ये एक्ट। जो हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019, वो पूरी इंडिया में लागू होगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर का स्टेट ही क्यों ना हो। ठीक है, ओके। और द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019, अब जो हम सबको पता है कि एक्ट से पहले बिल आता है, कोई भी एक्ट बनता है तो उससे पहले एक बिल आता है ना। और बिल कोई भी दोनों सदनों में से, लाइक दोनों दो हाउस होते हैं ना पार्लियामेंट के, तो दोनों सदनों में से किसी भी एक हाउस से पास होके दूसरे में जाता है।
और दूसरे में जाने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट जब अपनी सहमति दे देता है तो वो बिल फिर वो एक्ट बन जाता है। इस तरीके से होता है ना। ये सब चीज़ें आपको वैसे पता होंगी, इसलिए मैंने बता दिया। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल था, मतलब एक्ट आने से पहले कोई भी चीज़ क्या होगी, बिल होगी, है ना। तो बिल था वो 2019 बस पास बाय द लोकसभा। लोकसभा में कब पास हुआ है जी, एक बार इसको नज़र मार लें, है ना। लोकसभा में ये बिल पास हुआ था, और है ना 30 जुलाई 2019 में, 30 जुलाई 2019 में ये लोकसभा में पास हुआ, है ना। और लोकसभा में पास किस मिनिस्टर ने करवाया था, है ना। उस टाइम के जो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, रामविलास पासवान। तो ये मिनिस्टर का नाम भी पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन में, है ना, कि जब ये बिल लोकसभा में पास हुआ तो उस टाइम पे मंत्री कौन थे, लाइक किसने पहल करी थी इस बिल को पास कराने में। तो रामविलास पासवान मिनिस्टर का नाम है। एंड ये इनका ओहदा क्या था, किसके मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो जहां जहां क्वेश्चन बनने की उम्मीद होगी वहां पे मैं बता दूंगा एक्स्ट्रा, ठीक। बाय राज्यसभा, अब मैंने कहा ना किसी भी एक हाउस से पहले पारित होगा बिल, मतलब फिर दूसरे में जाएगा। तो राज्यसभा में ये कब पास हुआ, 6 अगस्त 2019, 30 जुलाई, ये डेट्स याद रखनी है। 30 जुलाई को हो गया आपका लोकसभा में, राज्यसभा में जो हो गया 6 अगस्त को। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट की सहमति कब मिली, लाइक बिल के ऊपर जब तक प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। तो ये एक्ट बना किसके थ्रू बना, रामनाथ कोविंद जी ने जब इस पे हस्ताक्षर कर दिए, लाइक एक्ट बिल को पारित करके एक्ट बना दिया, तो वो कौन थे, रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। और 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ने इसको सहमति दे दी, बट इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2020, बट ये लागू कब से हुआ, ये लागू हुआ जुलाई 20 से, ठीक है। तो 3 डेटें हमें याद रखनी, इनफैक्ट 4 डेटें याद रखनी है ना। यहाँ पे हमको क्या इसकी कौन कौन सी डेट है, एक तो लोकसभा में कब आया, देन राज्यसभा में कब आया, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 30 जुलाई थी, ये 6 अगस्त थी, है ना। उसके बाद आपको ये प्रेसिडेंट ने कब सहमति दी, है ना, वो आपकी 9 अगस्त थी। एंड देन उसके बाद जब से ये एक्ट लागू हुआ, एक्ट कब से लागू हुआ, 20 जुलाई 2020 से, अगली साल में, मतलब लगभग 1 साल बाद जुलाई से ये एक्ट लागू हो गया। प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे, रामनाथ कोविंद जी थे। मिनिस्टर कौन था जब लोकसभा में पास हुआ, रामविलास पासवान। ये थी छोटी छोटी पर मोटी बातें, है ना। अब इसी के रिगार्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन। इसी साल 2 एग्जाम में क्वेश्चन आए लगा, है ना, 2 एग्जाम में यही क्वेश्चन आए, है ना। ये क्वेश्चन आए जी को दिखाता हूँ, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन आया इस बार के एसपीएससी प्री में आया है जो क्वेश्चन, देखिए क्या है, न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। देन इसमें पेन नहीं चलेगा, चल गया। द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स, मतलब कब से लागू हुआ, तो हमने डेट देखी थी, क्या ये 20 जुलाई 2019 से लागू हुआ है, 20 जुलाई 2020 से ही तो लागू हुआ है, अभी ऊपर पड़ा है। तो ये हाल ही के अभी के पेपर में, लाइक 1 महीने पहले, जो 13 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है जी। और ये सेम क्वेश्चन ईएमआरएस के पेपर में भी आया था, ये मुझे याद नहीं अकाउंटेंट के में था या लेक्चरर वाले में था, बट ये सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो इस साल में ये कम से कम 2 बार 2 एग्जाम तो मेरे हिसाब से है जिसमें ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख देख देते हैं, ठीक है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज नोटिफाइड, और नोटिफाइड का मतलब होता है प्रेसिडेंट ने कब एसेंट दी, मतलब प्रेसिडेंट ने कब सहमति दी। तो प्रेसिडेंट ने सहमति कब दी थी, अगस्त 9 को दी है, 30 जुलाई को दी है, 6 अगस्त को दी है, या 20 जुलाई 2020 को दी है। तो हमें अभी देखा ऊपर कि 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ने अपनी सहमति दे दी थी। तो 9 अगस्त 2019 को एक्ट पूरी तरीके से बन गया था। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमने 2 देख लिए, पहले पहले पेज से हमने जो लगा कि क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने देख लिए। और भी क्वेश्चन वगैरह का वीडियो में आगे देखेंगे जो भी होता है। चलिए यहाँ पे मैंने हिंदी में पूरा ये यहाँ पे दे रखा है, इंक्लूड कर रखा है, जिसको हिंदी में अच्छा सहूलियत होती है वो हिंदी में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखो, है ना, कहाँ गया ये ना, रामनाथ कोविंद जी ने किस कब दी है जी सहमति दी है,
तुम्हारी 9 अगस्त 2019 को, ठीक है। तो नोटिफाइड का मतलब ये होता है, ओके। नोटिफाइड हो या रेटिफाइड हो क्वेश्चन में, तो उसका मतलब यही है, ओके। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा। कंज्यूमर जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। जो कंज्यूमर को जस्टिस वाली बात जो आ जाती है कंज्यूमर के आप पे, उपभोक्ता के हिसाब से, है ना, कि उसको जस्टिस वो किस किस में आता है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस में आता है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दे रखा है कि जो कंज्यूमर जस्टिस है वो किसका पार्ट है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का। Based on the experience gained from implementation on the ground, the act has been amended thrice in the year। अच्छा, ये जो एक्ट है पहले सबसे पहले 1986 में आया, फिर अमेंड हुआ 1991 में, देन अगेन अमेंड हुआ 1993 में, एंड अगेन अमेंड हुआ 2002 में। तो मतलब 2019 से पहले भी ये 3 बार अमेंड हो चुका है, ठीक है। ये आपको एक बार थोड़ा याद रखना है आपको कि 3 बार ये पहले अमेंड हो चुका है, 91 में, 93 में और 2002 में, ठीक है। प्रेम्बल क्या कहता है, प्रेम्बल देख लेते हैं। प्रेम्बल ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। प्रेम्बल कहता है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो किसकी बात करेगा, कंज्यूमर के, उपभोक्ता के इंटरेस्ट, उसके हितों को सेव करने के ऊपर ये जो एक्ट रहेगा वो रहेगा। फॉर द सेट पर्पस टू एस्टेब्लिश अथॉरिटीज फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है, अथॉरिटीज बना रखी हैं जो टाइमली उसका निदान करेंगी, लाइक जो भी समस्या आएंगी कंज्यूमर को, है ना, उसका निदान होगा, टाइमली होगा, और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बहुत अच्छे से लागू होगा। जो प्रशासन पर प्रभावी प्रशासन है ना, इस एक्ट को लागू करने के लिए वो अच्छा होगा, ताकि जो कंज्यूमर की डिस्प्यूट्स है, जो कंज्यूमर के विवाद हैं या मामले हैं, वो अच्छे से सेट ऑफ कर दिए जाए, या फिर उसके साथ जो भी इंसिडेंटल मैटर है, इंसिडेंटल मैटर इन द सेंस कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी चीज़ है, ठीक है। आइए ये देखते हैं कि मेन फीचर्स क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के। इसमें ई कॉमर्स को भी जोड़ा गया है, डायरेक्ट सेलिंग को भी जोड़ा गया है ना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इस बार जो अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 में क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA का भी उल्लेख है इसमें। CCPA का उल्लेख मतलब ये इसके मेन फीचर्स हैं कि ये जो चीज़ें हमें आगे चल के देखने को मिलेंगी, है ना। स्ट्रिक्ट नॉर्म फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दे रहा है तो उसके लिए अब जो नॉर्म्स हो गए हैं, जो रूल्स हो गए हैं, है ना, वो कैसे हो गए, स्ट्रिक्ट हो गए हैं काफ़ी, है ना। पेनल्टीज है, चीज़ें हैं, क्या क्या उस पर पेनल्टी लग सकती है, क्या क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। स्ट्रिक्ट नॉर्म फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी, प्रोडक्ट की लाइबिलिटी के भी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या है, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे के सेक्शन में काफ़ी डेफिनेशन है नीचे, है ना, बारी बारी पढ़ेंगे। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे नीचे, है ना। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीज़ें हमको जो ये फीचर्स हैं ये किसमें, नए प्रोटेक्शन, नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हम ये सब चीज़ें आगे देखेंगे, है ना। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन थ्रू मीडिएशन, मतलब मीडिएटर के थ्रू अगर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करना है तो क्या प्रोसेस रहेगा, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अब ये चीज़ें मैंने अभी जल्दी जल्दी में बता दी हैं, ये फीचर्स हैं, एक एक चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। ये मैंने हिंदी में भी यहाँ पे पुट कर दी हैं सारी चीज़ें, विशेषताएं, तो जिसको हिंदी में अच्छा लगता है वो हिंदी में पढ़े। चलिए अब हो गया, स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन से। अच्छा, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन ऑलमोस्ट सारी पुट कर दी हैं, सारी डेफिनेशन डाल दी हैं, बट हम यहाँ पे जो वीडियोस में कवर करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को कवर करेंगे, उन्हीं को पढ़ेंगे, उन्हीं को समझेंगे, है ना। बाकी डेफिनेशन मैंने डाल दी हैं इस वजह से ताकि आप उनको एक बार रीड कर लें, है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, लाइक एक एक नंबर में कहीं से भी सवाल कुछ भी बना के आ सकता है, इस वजह से। तो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है एडवर्टीजमेंट की, है ना। अब कंज्यूमर है, कंज्यूमर इन द सेंस कोई उपभोक्ता है, उपभोक्ता कैसे कैसे मतलब किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए कैसे जाता है, किसी प्रोडक्ट के बारे में उसे कैसे पता चलता है, वो पता चलता है सबसे पहले एडवर्टीजमेंट से ही, है ना। तो जो एक्ट चालू हो रहा है वो एडवर्टीजमेंट से चालू हो रहा है। एक तरीके से हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि एक्ट पहले, अब उपभोक्ता ने सबसे पहले ऐड देखा, ऐड देखने के बाद वो किसी प्रोडक्ट को लेने चला गया, ठीक है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका मैं आगे अभी रीजन दूंगा, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट, अच्छा मैं जो चीज़ें कराऊंगा, लाइक मैं जो चीज़ें कराऊंगा आपको भी उसी हिसाब से पढ़ना है, ठीक है।
ये जो डेफिनेशन है, ये लॉ की डेफिनेशन, लॉ में एज इट इज ऐसे लिखा हुआ है। मैंने लॉ की डेफिनेशन भी डाली है और अपना इजी वर्जन भी डाला है। वो इस वजह से डाला है कि कभी कभी कुछ चीज़ें, कुछ शब्द छूट जाते हैं। लाइक इजी, जब हम चीज़ों को इजी करते हैं तो कुछ शब्द छूट जाते हैं, बट लॉ में एग्जैक्ट जो शब्द मेंशन है वो पता होना भी जरूरी है, इस वजह से। ठीक है, तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी और प्रमोशन। ठीक है, एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके की पब्लिसिटी या प्रमोशन, मतलब प्रचार या प्रचार से संबंधित उसका प्रमोशन। ठीक है, और उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, ऑडियो और विजुअल मीडिया हो जाएगा, मतलब ऑडियो और विजुअल मीडिया, विजुअल मतलब वीडियो के माध्यम से। कवर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कवर हो जाएगा, चाहे वो इंटरनेट से हो चाहे वेबसाइट से हो, सारा एडवर्टीजमेंट कवर होगा, है ना। सारे का सारा एडवर्टीजमेंट कवर होगा, चाहे ऑडियो फॉर्म में हो चाहे वीडियो फॉर्म में हो। अब वो ऑडियो मैसेज आप चाहे रेडियो पे सुन रहे हो, है ना, आपको रेडियो के माध्यम से एडवर्टीजमेंट आ रहा हो, चाहे वीडियो के माध्यम से आ रहा हो, आप यूट्यूब पर देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो, एनी सोशल साइट्स पर देख रहे हो, तो भी वो कवर होगा एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना, आप टीवी पे देख रहे हो, है ना, या इंटरनेट के माध्यम से या वेबसाइट के। एनकम्पासेस प्रिंट मीडिया, इसमें प्रिंट मीडिया को भी शामिल किया गया है। प्रिंट मीडिया अंदर से न्यूज़पेपर, लेबल्स, है ना, रैपर्स, चाहे वो रैपर ही क्यों ना हो, किसी प्रोडक्ट का रैपर ही क्यों ना हो, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। इंक्लूड इनवॉइसेस, इनवॉइसेस भी हो चाहे, है ना, नोटिस, सर्कुलर्स, नोटिस और सर्कुलर को भी यहाँ पे शामिल किया गया है एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, अब कमाल की बात ये है कि ये सब चीज़ें आपको क्या में शामिल कर की गई हैं, एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन में। ठीक है, तो किसी भी तरीके की पब्लिसिटी या प्रचार हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो रहा हो, है ना। ठीक है, चाहे वो आपने देखा हो कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं, वो जो बैलून के माध्यम से प्रचार करते हैं, लाइक, है ना, अभी जैसे कि मोस्टली जैसे ज्वेलर्स वगैरह, या फिर आप कहीं बीच साइड पे चले जाओगे तो आप देखोगे कि बड़े बड़े बैलून्स आसमान में, मतलब गैस के माध्यम से उड़ते रहते हैं, उस पर कोई ना कोई, मतलब किसी न किसी प्रोडक्ट या किसी न किसी इंस्टीट्यूट या किसी न किसी जगह की जानकारी लिखी रहती है, वो दूर दूर तक विजिबल होती है ना। तो दैट पार्ट, दैट बैलून एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस एडवर्टाइजमेंट डेफिनेशन। ठीक, तो अब मैंने जब पहले बताया था कि सेक्शन 2(1) में कवर है, ये याद रखना है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में एडवर्टीजमेंट कवर है। अब एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे जितनी भी डेफिनेशन होती हैं किसी भी एक्ट की, है ना, वो हमेशा सेक्शन 2 में कवर्ड होती हैं, है ना। तो आगे का 2 तो हमें याद रहेगा डेफिनेशन के लिए, बट सेक्शन याद रखना थोड़ा जरूरी है। अब मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, अभी 2 सेकंड पहले, 2 मिनट पहले मैंने कही थी कि कंज्यूमर सबसे पहले क्या देखेगा, कंज्यूमर देखेगा एड, है ना, और एड देख के वो किसी प्रोडक्ट को लेने जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने ऐड देखा, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे जब ऐड देखा तो हमें उससे क्या पता चला, ऐड देखा तो ये जो डेफिनेशन है वो किस में कवर हो रही है, 2(1) में। पहले नंबर पे उन्होंने क्या देखा, ऐड देखा, पहले नंबर पे क्या देखा, ऐड देखा। इस तरीके से आपको ये चीजें याद रहेंगी। चलिए एक बार कानूनी वाली परिभाषा भी देख लेते हैं, कानून वाली परिभाषा देखते हैं। एडवर्टीजमेंट मीन्स एनी ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी, है ना, ये हमने देखा। रिप्रेजेंटेशन, अब कोई रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कोई एक्टर एक्ट्रेस या कोई सेलिब्रिटी रिप्रेजेंट कर रहा है किसी प्रोडक्ट को, किसी ब्रांड को। एंडोर्समेंट भी उसी तरीके की चीज हो जाती है। प्रोनाउंसमेंट मेड बाय मीन्स ऑफ लाइट, किसी चीज का प्रचार किया, है ना प्रोनाउंस किया, लाइक पहले से अनाउंस कर दिया, लाइक, है ना, किससे, लाइट के माध्यम से, साउंड के माध्यम से, स्मोक, गैस, प्रिंट मीडिया, कोई भी माध्यम हो, चाहे लाइट के माध्यम से हो, साउंड के माध्यम से हो, चाहे रेडियो पे दे रखा हो, जैसे मैंने अभी बताया ना वो बैलून वाला एडवर्टीजमेंट बताया। एक आपने देखा हो जैसे बर्गर किंग एक तरीके का एडवर्टीजमेंट देता है। बर्गर किंग कैसा एडवर्टीजमेंट देता है, आपने देखा हो कई बड़े बड़े शहरों में, वो क्या करता है, वो चलता फिरता एडवर्टीजमेंट देता है। लाइक एक आदमी होता है ना, और उसका वो पूरा लाइक स्ट्रक्चर सा पहन के चलता है वो, है ना, पूरा बर्गर किंग का वो लाइक स्टैचू टाइप का अपने ऊपर कैरी कर लेगा और उसको पहन के वो चलता है ना। तो ये इस तरीके के एडवर्टीजमेंट भी आपके कवर हो जाएंगे।
ठीक है, चाहे वो गैस के फॉर्म में हो, साउंड के फॉर्म में हो, स्मोक के फॉर्म में हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। जी मैं ये डेफिनेशन को मैं यहाँ इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई शब्द जो रह गया हो वो छूट ना जाए। इंटरनेट के माध्यम से हो चाहे वेबसाइट के माध्यम, इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, इनवॉइस और सच अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है एज इट इज कहाँ पे दे रखी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दे रखी है। वहीं हमने इसको इस सिंपल वे में यहाँ पे पढ़ लिया। अब जब आपको दोबारा पढ़ना होगा तो आप इस को रीड करेंगे, है ना, ऊपर वाली को नहीं करेंगे। ऊपर वाली में आपको ये पता चल गया है बट कि इसमें सब चीज़ें इंक्लूड है, लाइट हो, साउंड हो, स्मोक हो, गैस हो, प्रिंट हो। ठीक है, इवन स्मोक और गैस भी इंक्लूड है इन द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। ओके, चले मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी की डेफिनेशन है। ठीक है, एक ठीक है, अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी क्या इज रिकॉग्नाइज लेबोरेटरी दैट टेस्ट फॉर गुड्स डिफेक्ट। अब जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करी जाएगी तो इसमें कंज्यूमर को दिक्कतें कब होगी, कंज्यूमर को दिक्कतें तब होंगी जब उसके गुड्स में या तो कोई डिफेक्ट निकलेगा है ना, या फिर उसको किसी गुड्स खरीदने के बाद कोई हार्म हुआ है, कुछ हानि हुई है, कुछ डिफेक्ट हुए हैं, तभी तो कंज्यूमर को दिक्कत होगी। या उससे कुछ इस तरीके की चीजें चार्ज कर ली गई हैं, है ना, जो प्रोडक्ट से ज्यादा है ना। तो अब डिफेक्ट जब होगा तो कहीं ना कहीं एक लेबोरेटरी में ये सब चीजें जांची जाएंगी ना। अब मान लो जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट लिया, मैंने वॉशिंग मशीन ली या मैंने टीवी लिया। अब टीवी मान लो 2 दिन चला टीवी और टीवी में डिफेक्ट आ गया, फिर मान लो मैं उसको लाइक उसके कस्टमर सर्विस सेंटर भी चला गया, फिर भी वो डिफेक्ट दूर नहीं हो रहा, दूर नहीं हो रहा, दूर नहीं हो रहा, है ना। अब मैं उनसे डिमांड कर रहा हूँ कि लाओ मेरे पैसे मेरे को वापस कर दो। भाई जब मैं एक काफ़ी नंबर ऑफ टाइम्स में जब बार बार जा रहा हूँ सर्विस सेंटर पे, अनगिनत बार चला गया, लेट सपोज मैं 5-7 बार चला गया एक ही महीने में खरीदने के बाद, तो क्या करूँगा मैं कंपनी से मांगूंगा ना पैसे। मैं कहूँगा कि भाई बार बार किसी पे टाइम थोड़ी ना रखा है, कंपनी से मांगूंगा कि मेरे पूरे पैसे वापस करो, है ना। अब जब कंपनी नहीं देगी तो उस केस में क्या होगा, कंज्यूमर फोरम में जाएगा, जो भी बंदा होगा, जैसा अगर मेरे को दिक्कत होगी तो मैं कंज्यूमर फॉर्म में जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाऊंगा, है ना। अब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाऊंगा तो अब जब मैं केस करूंगा कंपनी पे, तो मान लो कंपनी कह रही है तो इसमें तो कोई डिफेक्ट ही नहीं है, इनको चलाना नहीं आता है, इनको ढंग से ऑपरेट करना नहीं आता है, तो उस केस में क्या होगा कि जो कोर्ट डिसीजन देगी, कोर्ट उस चीज की टेस्टिंग भी तो करवाएगी कि नहीं, किसी ना किसी। तो ये वही अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी है। यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी का जो संदर्भ है, मैं इतना लंबा खींच के इसलिए आया हूँ क्योंकि आपको ये समझा सकूं कि कोर्ट जब जजमेंट पास करेगी तो कहीं ना कहीं टेस्ट करवाएगी ना गुड्स को। तो गुड्स जो टेस्ट होंगे वो किसी रिकॉग्नाइज लेबोरेटरी में टेस्ट होंगे, है ना। टेस्ट फॉर गुड फॉर डिफेक्ट, डिफेक्ट के लिए टेस्ट होगा हमेशा, है ना। ओके, आगे देखिए, रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी जो होगी उसको रिकॉग्निशन किससे मिला होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिला होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन। कहने का मतलब है अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी को लेबोरेटरी कब माना जाएगा। सबसे पहली बात तो लेबोरेटरी का करेगी क्या, सबसे पहले लेबोरेटरी करेगी, टेस्ट करेगी गुड्स के डिफेक्ट को, पहली चीज हो गई। दूसरा कि लेबोरेटरी को लेबोरेटरी कब माना जाएगा, अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी, जब वो किसी सरकार द्वारा रिकॉग्निशन, मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अब सरकार कौन सी हो सकती है, या तो सरकार वो हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। बट स्टेट गवर्नमेंट जब रिकॉग्निशन देगी, मान्यता देगी, उसमें भी बट वो किसकी गाइडलाइन के हिसाब से चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। मतलब रूल्स जो भी फ्रेम करेगा अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी को बनाने के लिए वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। मान्यता कोई भी गवर्नमेंट दे सकती है, इट कैन बी आइदर सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और इट कैन बी एसजी स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में से कोई भी मान्यता दे सकता है। चले आगे, आगे क्या कह रहा है, एस्टेब्लिश्ड बाय अंडर एनी लॉ मेंटेन फाइनेंस बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई लॉ, मतलब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी के लिए पहले से ही यदि कोई लॉ बना रखा है ना, चाहे वो सेंट्रल ने चाहे स्टेट ने, तो या फिर वो उसके अंदर बनी हो, उस लॉ के तहत बनी हो वो अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी, तो उसको भी अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी की डेफिनेशन में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होगा, पर्पस एनालाइज करेगी, टेस्ट करेगी गुड्स के डिफेक्ट को, है ना, डिटेक्ट करेगी कि गुड्स में कोई डिफेक्ट तो नहीं है।
अब ये जो डेफिनेशन है वो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन में ये कवर्ड है। लेबोरेटरी को हमने जो कवर्ड किया है वो किया सेक्शन 2 सबसेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी ये लिख दिया। यहाँ पे ये थोड़ा नीचे वाली जो है वो चीज़ें डिलीट हो गई हैं। यहाँ पे धारा है, यहाँ पे धारा लिखा हो सेक्शन 2 सबसेक्शन, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। ओके, चले अभी धीरे धीरे मजा आएगा। जिसको लग रहा होगा थोड़ा बोरियत लग रही होगी तो उसे धीरे धीरे मजा आएगा, है ना। हम धीरे धीरे जो मेन डेफिनेशन की तरफ पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशन को मैं आपके ऊपर ही छोड़ दूंगा, आप उनको खुद से रीड करना और समझना। चलिए अगली है आपकी ब्रांच ऑफिस। ए ब्रांच ऑफिस इज एन ऑफिस और अ वर्क प्लेस दैट इज अ पार्ट ऑफ लार्ज एस्टेब्लिशमेंट। कहने का मतलब एक ब्रांच ऑफिस कोई भी ऑफिस हो सकता है या वर्क प्लेस हो सकती है। वर्क प्लेस इन द जहाँ पे कोई भी काम या कार्यस्थल हो सकता है, जहाँ पे कोई कार्य किया जा सके, ठीक है। डिस्क्राइब एज ए ब्रांच बाय द एस्टेब्लिशमेंट। अब कोई ना कोई उसका ब्रांच होगी तो हेड ऑफिस भी होगा, तो लार्ज एस्टेब्लिशमेंट को हम क्या मानेंगे, हेड ऑफिस मानेंगे। तो हेड ऑफिस ने खुद से ही, ऐसा होता है ना कि हेड ऑफिस की ब्रांचेस होती हैं अलग अलग शहरों में। हेड ऑफिस मान लो दिल्ली में है ना, ब्रांचेस अलग अलग शहरों में। तो तो ब्रांच का जो दर्जा है वो हेड ऑफिस ही तो देगा। तो डिस्क्राइब एज ए ब्रांच बाय दैट कैरीज ऑन द सेम और सब्सटेंशियली द सेम एक्टिविटी एज अ हेड ऑफिस। मतलब वही काम करती होनी चाहिए, ब्रांच में भी वही काम चल रहा होना चाहिए, ब्रांच भी वही काम कर रही होनी चाहिए जो हेड ऑफिस में हो रहा है ना। अब जैसे कि हम बात करें तो कोर्ट की भी ब्रांचेस होती हैं, जैसे हाई कोर्ट की है ना। हाई कोर्ट आपकी इलाहाबाद में है, बट उसकी एक ब्रांच लखनऊ में चल रही है ना, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो अब क्या, हाई कोर्ट में भी केस सुने जाते हैं, लखनऊ में भी केस सुने जाते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि दोनों जगह सेम काम होना चाहिए। कैन बी एनी ऑफिस और वर्क प्लेस ऑफ वर्क, मतलब कोई ऑफिस भी हो सकता है और प्लेस ऑफ वर्क भी हो सकता है, ठीक है। तो कैन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 3, ठीक है। तो ब्रांच को हमने कवर कर लिया। ब्रांच क्या है, पार्ट ऑफ ए लार्ज एस्टेब्लिशमेंट, है ना। एक ऑफिस हो सकता है, वर्क प्लेस हो सकती है, और किसी भी लार्जर एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस हो सकता है, उसका ही पार्ट होगा, ठीक है। लार्जर एस्टेब्लिशमेंट ने उसको कहीं ना कहीं ये दर्जा दे रखा है कि ये ब्रांच है, ठीक है। वही काम होना चाहिए जो लार्जर एस्टेब्लिशमेंट जो काम करी है, वही काम ब्रांचेस में होना चाहिए, ठीक है। ऑफिस हो सकता है, प्लेस ऑफ वर्क हो सकती है। डिफाइन क्या है सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये थोड़ी याद करने के इसका तरीका क्या है, याद करने का तरीका ये कि हमको इमेजिन करना होगा कि 3 टायर सिस्टम में आप काम कर रहे हैं। उसमें हेड ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है और तीसरा ब्रांच ऑफिस है। ये मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ याद करने का तरीका। इमेजिन करो कि आप 3 टायर सिस्टम है, आपका 3 टायर सिस्टम है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, हेड ऑफिस, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, रीजनल ऑफिस, और तीसरे नंबर पे क्या आएगा, ब्रांच ऑफिस। तो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, ब्रांच ऑफिस। और डेफिनेशन किस में कवर है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में। 3 से तीसरा, 3 से तीसरे पे क्या आ रहा है, ब्रांच ऑफिस। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, चलें सेंट्रल अथॉरिटी देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम। सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एस्टेब्लिश अंडर द सेक्शन 10। सेंट्रल अथॉरिटी क्या है, सेंट्रल मतलब इसमें जो मुख्य जो अथॉरिटी है वो किसकी है, वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, जहाँ पे ऊपर दिया था ना कि इसके अंदर जो नया प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर किसका निर्माण होगा, CCPA का, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो यही है, यही कंट्रोल करेगी पूरे एक्ट को, यही अथॉराइज्ड है बाकी की चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। तो सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, है ना। और जिस काय में कवर्ड है, सेक्शन 10 में कवर्ड है ना। अच्छा, अब सेक्शन 10 मतलब सेक्शन 10 में CCPA के बारे में जानकारी दे रखी है ना। बट यहाँ पे ये डेफिनेशन बता रखी है कि भाई कि डेफिनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन में बता रखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 में जो डेफिनेशन है, मतलब है ना, उसको कवर कर रखा है सेंट्रल अथॉरिटी के। बट CCPA की पूरी जानकारी काय में है, आपकी सेक्शन 10 में, ठीक है। अब सेंट्रल अथॉरिटी का काम क्या होता है, सेंट्रल अथॉरिटी का काम होता है चारों दिशाओं में कंट्रोल करना। चारों दिशाओं में मतलब
हर क्षेत्र में, हर डायरेक्शन में उसको कंट्रोल करना पड़ता है। सेंट्रल अथॉरिटी का काम तो यही होता है ना, जो सबसे ऊपर बैठा होता है वो क्या करता है, वो नीचे तक के लेवल पे क्या करता है, और नीचे तक के लेवल को कंट्रोल करता है। तो चारों दिशाओं में कंट्रोल मतलब सेंट्रल अथॉरिटी। इससे हम इस चीज़ों को याद रख सकते हैं कि जो जो डेफिनेशन है वो काय में कवर्ड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 4, चारों दिशाओं में कंट्रोल। ओके, चलिए अब थोड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन चालू हो गई है और ज़्यादा, है ना। अब है कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट का मतलब शिकायतकर्ता। कंप्लेनेंट मीन्स शिकायतकर्ता कौन कौन सा हो सकता है भाई, जिसको भी दिक्कत हुई है किसी भी प्रोडक्ट में, है ना, या किसी भी सर्विस में उसको यूज करने के दौरान, तो वही तो कंप्लेंट करेगा। तो शिकायतकर्ता कौन कौन हो सकता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, कोई भी कंज्यूमर हो सकता है, एनी वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब जो ऐसी कुछ संस्थाएं होती हैं या एसोसिएशन होती हैं जो कंज्यूमर के हित में काम करती हैं, एसोसिएशन बनी रहती है ना, है ना। तो चाहे वो करे, वो भी कंप्लेनेंट हो सकता है, वो भी शिकायतकर्ता हो सकता है। किसी भी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है, अगर ऐसी कोई संस्था है जो कंज्यूमर के संरक्षण में या कंज्यूमर के बिहाफ पे या हितों पे वर्क करती है ना, तो वो भी। तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब खुद गवर्नमेंट को ही लग रहा है कि भाई इस कंपनी के प्रोडक्ट में इस तरीके की दिक्कतें है ना, या इसकी सर्विसेज बेकार हैं, तो खुद से गवर्नमेंट भी कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता हो सकती है ना। द सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सीसीपीए, सीसीपीए मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, है ना, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सीसीपीए भी हो सकती है शिकायतकर्ता, मतलब ऊपर से ही लग रहा है उनको कि भाई ये प्रोडक्ट में तो गड़बड़ है, तो उन्होंने उसकी शिकायत कर दी, है ना। जब कभी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, लाइक अभी जैसे हमने एक केस सुना था रामदेव की जो कंपनी है, लाइक रामदेव बाबा की, तो उसके प्रोडक्ट में बहुत सारी कुछ चीज़ें निकली थी गलत, जो उन्होंने इंग्रेडिएंट्स में मेंशन नहीं किया था, है ना, बट स्टिल उसमें वो मिली हुई थी चीज़ें। तो अब डायरेक्ट, अब इस केस में जो भी शिकायत करता होगा वो क्या करेगा, वो शिकायत करने के लिए पहुंचेगा, है ना। वो चाहे वो कंज्यूमर एसोसिएशन भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लो सेंट्रल अथॉरिटी को ही लगने लग जाए कि भाई इसके प्रोडक्टों में गड़बड़ है, तो खुद से ऊपर से डिसीजन में दे देगी कि भाई, है ना, वो भी शिकायत करेगी कहाँ, एट द एंड कोर्ट में। क्योंकि अब जब कंपनी बड़ी होती है, सामने वाला बड़ा होता है, तो उसके लिए कोर्ट वगैरह या ये फॉरम बने हुए उसमें जाना पड़ता है ना। वन और मोर कंज्यूमर वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट, मतलब एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर भाई एक प्रोडक्ट थोड़ी ना बिक रहा है, उसका प्रोडक्ट तो नंबर ऑफ यूनिट्स में बिक रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स में बिक रहे हैं, तो कंज्यूमर एक ही थोड़ी ना होगा। जब ऐसे एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर है जिनका हित सेम हित के लिए लड़ रहे हैं, मतलब उनका सेम वजह है लड़ने की, तो वो आपस में जुड़ के भी शिकायत कर सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए कंज्यूमर, अब पता चला कि जो कंज्यूमर था उसकी डेथ हो चुकी है, और वो डेथ हो जाएगी तो कंज्यूमर शिकायत तो करेगा नहीं, शिकायत किससे करेगा, जब तक इंसान जिंदा होता है तभी तक तो शिकायत करेगा, है ना। तो उस केस में उसका लीगल हायर शिकायत कर सकता है, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव, है ना। लीगल हायर इन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब उसका उत्तराधिकारी, ठीक है। इन केस ऑफ कंज्यूमर बीइंग अ माइनर, कंज्यूमर कोई माइनर है ना, है ना, मान लो किसी बच्चे को कोई खिलौना लेके आया, खिलौने में इस तरीके का कोई चीज़ें थी जिससे उसको दिक्कत हो गई, माइनर बच्चे को, ये चीज़ सेलर ने सेल करते हुए बताई नहीं थी, जो कि उसका दायित्व था बताने का, है ना। तो उस केस में क्या होगा, अब जो पेरेंट थे वो पहुंच गए, है ना, कहाँ पहुंचे, कोर्ट में, तो उस केस में शिकायतकर्ता कौन होगा, पेरेंट या उसके लीगल गार्जियन। तो यहाँ पे कंप्लेनेंट में शिकायतकर्ता कितने जने हैं, 7 जने हैं, ऊपर से नीचे तक हमने देखे 7 जने हैं, ठीक है। और कंप्लेनेंट जो कवर है वो डेफिनेशन है आपकी सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 5,
तो 7 जने शिकायत करता है, तो अब जब हम दोनों को जोड़ेंगे 2 + 5 = 7। तो इस 7 से हमें याद रहना चाहिए कि शिकायत करता कितनी है, 7, है ना। शिकायत करता 7 है, बट जो कवर्ड है जो डेफिनेशन वो है आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में। 2 + 5 = 7। 7 लोग हैं जो शिकायत कर सकते हैं। कैसे? 2 + 5 इस तरीके से। तो हमें पता चला जो डेफिनेशन है वो काय में कवर्ड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी चीज़ें दे रखी, आप पढ़ लीजिएगा। अगली डेफिनेशन है आपकी कंप्लेंट के ऊपर, है ना। पहली चीज तो थी शिकायत करता, दूसरी चीज है कि कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होगी, कंप्लेंट कैसे की जाएगी, है ना। पढ़नी देखो, ये कानून वाली भाषा है ना। कुछ कुछ भाषाएं ऐसी हैं, मतलब कुछ कुछ डेफिनेशन इतनी लंबी चौड़ी हैं कि आप बिल्कुल सर चकरा जाएगा। तो उस केस में हम इजी वे में उन चीज़ों को करेंगे ताकि सर ना चकराए और हमको चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पे से कुछ कट रहा है, तो चलिए जब भी मैं दूसरी पीडीएफ डालूंगा, मतलब जो आपको पीडीएफ दूंगा उसमें मैं एक बार चीज़ें चेक कर लूँगा। ठीक, देखा कंप्लेंट में क्या है। कंप्लेंट में देखते हैं, एक कंप्लेंट इज अ रिटन एलिगेशन। अब भाई तुम किसी को शिकायत करोगे तो रिटन में एलिगेशन नहीं तो लगाओगे, इल्जाम नहीं तो लगाओगे कि भाई तेरे प्रोडक्ट में ये दिक्कत है ना। तो कंप्लेंट हमेशा कैसी होगी, एक रिटन फॉर्म में हो, रिटन एलिगेशन। एलिगेशन इन द सेंस इल्जाम। मेड बाय द कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट कौन है, वो 7 जने। उन 7 जनों में से कोई भी कंप्लेंट कर सकता है ना। सीकिंग रिलीफ अंडर द एक्ट, और जिसको रिलीफ चाहिए, भाई जिसको कोई प्रॉब्लम होगी वही तो शिकायत करेगा उन 7 जनों में से। 7 जनों तब कब शिकायत करेंगे, जब उनको कोई ना कुछ दिक्कत होगी, उनको कोई ना कोई रिलीफ चाहिए, है ना। पहली रिटन एलिगेशन मेड बाय द कंप्लेनेंट, है ना। सीक रिलीफ अंडर द एक्ट, इसमें क्या रिलीफ चाहता है एक्ट। रिलेट टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, डिफेक्टिव गुड्स और डेफिशिएंट सर्विसेज। अब जो शिकायत की जाएगी वो क्यों की जाएगी, है ना। एक तो उसको रिलीफ चाहिए, रिटन में होनी चाहिए, रिलीफ चाहिए। एक्ट के अंदर जो जो रिलीफ वाले पॉइंट है उसके हिसाब से शिकायत करता शिकायत करेगा, है ना। अब जो कंप्लेंट है वो किससे रिलेट हो करेगी, या तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से रिलेट करेगी। व्हाट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कि जो जो सेलर है वो कोई ना कोई इस तरीके की ट्रेड प्रैक्टिसेस अपना रहा है जो फेयर नहीं है ना। वो अपनी माल बेचने को लेके या कंज्यूमर के साथ ऐसी चीजें कर रहा है जो जो एक फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में नहीं आती, या तो गुड्स में कोई डिफेक्टेड या फिर सर्विसेज में कोई कमी है ना। ठीक है, अब इसके अंदर और कौन कौन से इल्जाम हो सकते हैं, इंक्लूड एलिगेशन ऑफ एक्सेस प्राइसिंग। अब इस वजह का इल्जाम लगा दिया कि लाइक जो सेलर है वो एक्सेस प्राइसिंग, मतलब एक लिमिट से ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, है ना। हैजार्डस गुड्स और सर्विसेज के ऊपर भी लगाए जा सकते हैं कि लाइक कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो बहुत ज्यादा गुड्स है या सर्विसेज हैजार्डस थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से कंज्यूमर को नुकसान हो गया, है ना। उसकी जान माल पे बनी आई, क्यों, क्योंकि सेलर ने उसके बारे में उसको बताया नहीं था, है ना। प्रोडक्ट की लाइबिलिटी के ऊपर भी हो सकता है, प्रोडक्ट की लाइबिलिटी क्या है, हम्म? और ये सब चीजें हम काय में डिफाइंड है, ये सब चीजें कंप्लेंट जो डिफाइंड है वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में। अब देखिए आगे ऊपर देख ले, एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं आपकी कानूनी वाली लैंग्वेज को। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन इन राइटिंग, मैंने बता दिया हमेशा राइटिंग में होगी। कौन करेगा, कंप्लेनेंट करेगा। कंप्लेनेंट को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में, जिसमें 7 जने कंप्लेंट कर सकते थे। फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ प्रोवाइडेड बाय और अंडर दिस एक्ट, क्यों करेंगे, क्योंकि उनको कोई ना कोई रिलीफ चाहिए एक्ट के अंदर जो भी है, ठीक है। क्यों को करे, कोई चीज ने क्या करा है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करेंगे, किसने, सेलर ने, या फिर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस अपनाई है ट्रेडर ने या सर्विस प्रोवाइडर ने, है ना। गुड्स ब्रॉड बाय हिम और एग्री टू बी ब्रॉड बाय हिम सफर फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट, ऐसा ये बताया था ना मैंने वो, कि या तो उसने कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाई है, पहले नंबर पे ये चीज हमने पढ़ी थी, या फिर उसके गुड्स में कोई डिफेक्ट है, या फिर सर्विसेज में जो अवेल करेंगे कंज्यूमर उसमें कोई कमी है। नीचे सर्विसेज वाला पॉइंट आ गया, सर्विसेज हायर्ड अवेल्ड और अग्री टू बी हायर्ड अवेल्ड ऑफ बाय हिम सफर फ्रॉम एनी डेफिशिएंसी, मतलब कमी है सर्विसेज में, है ना।
ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइड एज अ केस में बी हैज चार्ज फॉर द गुड फॉर द सर्विस मेंशन इन द कंप्लेंट अ प्राइस एक्सेस ऑफ द प्राइस। अब क्या है, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया है, प्राइस एक्सेस प्राइस मांगी है, इस बेसिस पे कंप्लेंट कर सकता है वो, है ना। अब एक्सेस प्राइस कैसे हो सकते हैं, एक्सेस प्राइस ऐसे हो सकते हैं कि भाई किसी लॉ ने बोल रखा है, लॉ के अंदर बोल रखा है कि आप इतने से रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे। जैसे नेसेसरी गुड्स की बात कर लें, है ना, या फिर हम बात कर लें, चलो बात करते हैं कि गैस सिलेंडर के प्राइस ऊपर से निर्धारित है, सरकार ने निर्धारित कर रखी है ना। अब कोई आपसे जो कहे 1,000 रुपए के सिलेंडर के 1,500 रुपए मांगे, है ना, एक नंबर में वो भी, तो उस केस में आप शिकायत करोगे ना। तो यदि किसी लॉ में ऐसा किसी प्रोडक्ट को लेके कुछ प्राइस पहले से फिक्स्ड है, उससे भी ऊपर मांग रहा है, तो कंप्लेंट की जा सकती है। ठीक है। डिस्प्लेड इन द गुड्स और एनी पैकेजिंग कंटेनिंग सच गुड, मतलब जैसे कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट है, एफएमसीजी प्रोडक्ट मतलब पैकेज्ड फूड है या पैकेट वाला कोई प्रोडक्ट है आपका, और उसमें मान लो एमआरपी पहले से मेंशन है, सपोज करो 500 रुपये मेंशन है, सेल जो सर्विस प्रोवाइडर या फिर गुड्स प्रोवाइडर आपसे कितने मांग रहा है, 700 रुपये मांग रहा है, तो भाई एक्सेस चार्ज कर रहा है ना। डिस्प्लेड ऑन द प्राइस लिस्ट एग्जिबिटेड बाय हिम और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग, मतलब ऐसी कोई प्राइस लिस्ट है, कंपनी की कोई प्राइस लिस्ट है, या ऊपर से लॉ के द्वारा कोई प्राइस लिस्ट मेंशन है, उससे ज्यादा मांग रहा है ना। या फिर एग्रीड बिटवीन पार्टी, या फिर दोनों पार्टी में, सेलर और बायर में पहले ही एग्रीमेंट हो चुका था कि आप मुझे इतने रुपए के हिसाब से इस चीज को मेरे को प्रोवाइड करोगे, इस प्रोडक्ट को मेरे को इतने रुपए यूनिट के हिसाब से प्रोवाइड करोगे, बट वो उस एग्रीमेंट को ना मान के एक्सेसिव चार्ज कर रहे हैं, तो कंप्लेंट की जा सकती है। ये सब चीजें मैंने इधर मेंशन कर दी हैं सिंगल लाइन में, बस ताकि आपको याद रहे। एक्सेस प्राइसिंग का मतलब वहां पे सिर्फ ये याद रहना चाहिए, एक्सेस प्राइसिंग का भी क्लॉज इंक्लूड है। अब वो कैसे है, वो कानून की डेफिनेशन में ऊपर दे रखा है, तो इन सब चीज़ों को पढ़ने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, पहली बार में जब रीडिंग करोगे तभी पढ़ना है, जैसे अभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, बाकी बार जब भी पढ़ोगे तो ये शॉर्ट वाली डेफिनेशन को आपको पढ़ना है। ठीक है। आगे हैजार्डस वाली गुड्स वाली लाइन आ गई है ना, देखो उसे भी कवर कर लेते हैं। द गुड्स विच आर सॉरी है ना, द गुड्स विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक, मतलब ऐसा कोई गुड्स है मतलब जो हैजार्डस है लाइफ के लिए, खतरनाक गुड्स है ना। जैसे आपका मान लो जैसे आपकी हो गई ये मॉस्किटो की जो कॉइल्स आती हैं या लिक्विड आती हैं, या फिर आपका जो हो गया तेजाब वगैरह आ गया जो आप यूज़ करते हैं घर में, लाइक क्लीनिंग विनिंग के पर्पज से यूज़ करते हैं, तो वो हैजार्डस है मान लो, उसे बताना चाहिए था पब्लिक जब भी वो बेच रहा था कि इस तरीके की चीज़ें बच्चों से दूर रहें, अपने आप से भी दूर रहें, और उससे कोई नुकसान हो गया। इन कंट्रवेंशन टू स्टैंडर्ड रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ सच गुड आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद और बाय अंडर एनी लॉ, मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ मानक हैं ऐसे गुड्सों को रखने के, और वो उस मानकों को अपना नहीं रहा है, कौन, सेलर। मतलब जैसे ये अब जैसे कि मान लो बम पटाखे हैं या फायर क्रैकर्स हैं, तो फायर क्रैकर्स को रखने का भी एक मानक है ना, कि आपके पास एक दो एक फायर एक्सटिंग्विशर लगे हों, है ना, और जो आपका जो गोडाउन है वो पूरी मतलब क्या है रेसिडेंशियल एरिया से दूर हो थोड़ा, है ना। तो ये सब चीज़ें कुछ बहुत सारे मानक होते हैं अलग अलग लॉ के हिसाब से, अब उन मानकों को स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है। वेयर द ट्रेडर नो दैट द गुड्स सो ऑफर्ड आर अनसेफ टू द पब्लिक, जब ट्रेडर खुद ही जानता है कि पब्लिक के लिए अनसेफ है फिर भी प्रोवाइड कर रहा है उनको, तो उस केस में कंप्लेंट की जा सकती है। ऐसी कोई सर्विसेज जो हैजार्डस है लाइफ और सेफ्टी के लिए पब्लिक के लिए, व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड बाय अ पर्सन, ठीक है, ये लास्ट की लाइन थोड़ी यहाँ से कट गई है, तो ये सब चीज़ें वही चीज़ें इंक्लूड है, लाइक इसमें क्या कि कंप्लेंट क्या होगी, जो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको यहाँ पे समझा दी। अब जब आप दोबारा पढ़ोगे, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा क्या है, उद्देश्य ये है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, और दोनों डेफिनेशनों को साथ में रखने का उद्देश्य ये है कि मैंने किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी है, चाहे कंटेंट बनाने में हो चाहे आपको सिखाने में हो। ठीक है। अब याद कैसे रखा जाएगा कंप्लेंट को, 6 6 बोले तो 6,
अब छः को छः नहीं बोलना है, चे। अब कोई भी जब आपसे कंप्लेंट करता है तो हम कहते हैं ना हिंदी में, अभी चे मत कर, चे मत कर ज़्यादा। तो चे मत कर मतलब छः मत कर। छः से याद क्या याद आ जाएगा, जो शिकायत है वो काय में है, वो 6 में है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना। चे मत कर, चे मत कर मतलब शिकायत मत कर। ज़्यादा बोलता है ना कि इंसान जब किसी से ज़्यादा शिकायत करता है तो वो कहता है मेरा दिमाग मत खा, या ऐसे बोलते हैं ज़्यादा चे मत कर। तो चे मत कर मतलब से छे मत कर। तो ये हमने कंप्लेंट की भी डेफिनेशन देख ली। यहाँ पे हमने हिंदी में पूरा यहाँ पे आपका दे रखा है कि शिकायत क्या है। शिकायत से इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उपबंधित कोई राहत प्राप्त करने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा लिखित रूप में लगाया गया कोई आरोप अभिप्रेत है ना। ये पूरा चीज़ें मैंने हिंदी में भी आपको यहाँ पे दे दी है। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। अब कंज्यूमर की डेफिनेशन है। हिंदी बड़ी डेफिनेशन, जब लॉ की मतलब जब एक्ट को खोल के देखेगा इंसान और देखेगा बस आप इतनी बड़ी डेफिनेशन है तो वो तो पहले से ही चकरा जाएगा। तो हम पढ़ेंगे अपनी शॉर्ट वाली। अब लॉन्ग वाली डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा नहीं, आप अपने हिसाब से रीड कर लीजिएगा। मैं सिर्फ शॉर्ट वाली सिखाऊंगा। यहाँ पे आपको दोनों डेफिनेशन लाइक नोट्स में इसलिए दे रखी हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कि बीच बीच में अगर कोई कीवर्ड्स रह गया है तो वो डेफिनेशन में इंक्लूड है ना। समझने के लिए हम शॉर्ट वाली पे ही चलेंगे। ठीक है। कंज्यूमर क्या है, उपभोक्ता। कंज्यूमर इज ए पर्सन हु बाय गुड्स और हायर सर्विस फॉर कंसिडरेशन। कंज्यूमर क्या है, कोई भी उपभोक्ता जिसने गुड्स परचेज किया हो है ना, या सर्विस अवेल की हो, सर्विस हायर की हो, हायर करना जैसे अवेल करना। ठीक है, किसके बिहार पे कंसिडरेशन देकर, कंसिडरेशन देकर मतलब कुछ ना कुछ मनी को एक्सचेंज करके उसको वो सर्विसेज या प्रोडक्ट मिला हो। फ्री में ना, फ्री में नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी को मतलब कि मैं अगर मान लो आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें जो पढ़ा रही हूँ वो फ्री में पढ़ा रहा हूँ मान लो यूट्यूब के माध्यम से, है ना। अब आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप इसमें कंप्लेंट नहीं कर पाओगे ना, है ना। कंप्लेंट तब कर सकते हो जब मैं आपसे कुछ चार्ज करूं, आप इसके भी बदले में मुझको कुछ कंसिडरेशन दे। तो यहाँ पे कंज्यूमर तभी कहलाया जाएगा जब उसने गुड्स और सर्विसेज कुछ कंसिडरेशन दे के प्राप्त किए। ठीक है। बाय गुड्स और हायर सर्विस फॉर कंसिडरेशन जो ऑलरेडी हमने दी। इंक्लूड्स यूजर ऑफ गुड्स सर्विसेज विद अप्रूवल ऑफ बायर और हायर, है ना। अब कंज्यूमर में सिर्फ कंज्यूमर ही इंक्लूड नहीं है, वो इंसान भी इंक्लूड है जो उस गुड्स को यूज़ कर रहे हैं। सपोज करो कि मैं बाजार से लेके आया, मैं बाजार से मान लो कोई मैं फ़ैन लेके आया, है ना। अब फ़ैन मैंने लगा दिया, है ना। तो फ़ैन में से सिर्फ मैं ही हवा थोड़ी ना खा रहा हूँ, मेरे घर के लोग भी तो हवा खा रहे हैं, तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, है ना। बाजार से कुछ खाने की चीज़ लेके आया, है ना, पेप्सोडेंट लेके आया, खाने की चीज़ें लेके आया, तो मैं खुद ही थोड़ी ना कर, मान लो मैंने किसी और को भी खाने को दिया घर में, तो वो भी कंज्यूमर कहलाए जाएंगे। ठीक है। एक्सक्लूड पर्सन बाइंग गुड्स और सर्विस फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस, बट वो उन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया है कि जो सामान तो लेके आ रहे हैं बट वो कंज्यूम करने के लिए नहीं लेके आ रहे हैं, वो रीसेल करने के लिए लेके आ रहे हैं। रीसेल इन द सेंस वो दोबारा से उसको बेचने के लिए, मतलब मैं सस्ते दामों में कहीं से माल ले आऊँ, लाइक मैं दिल्ली से ले आऊँ, है ना। दिल्ली में जैसे अलग अलग मार्केट है, दिल्ली से मान लो मैं कपड़े की मार्केट से सस्ते दामों में कपड़े ले आया और मैं यहाँ अपने आगरा या मथुरा में जहाँ का मैं निवासी हूँ वहाँ आके मान लो मैं उनको महंगे दामों में बेचूँ, तो क्या मैं उसको कंज्यूम कर रहा हूँ? तो क्या मैं कंज्यूमर कहलाऊंगा? नहीं, मैं कंज्यूमर नहीं कहलाऊंगा। ठीक है। ओके, ठीक है। कॉमर्शियल पर्पस एक्सक्लूड यूज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अर्निंग लिवलीहुड। कहने का मतलब है कि अब कॉमर्शियल पर्पस में अगर यूज कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को आप, तो आप कंज्यूमर नहीं हो। बट कमर्शियल पर्पस में वो, यदि मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, जब अपने रोजी रोटी कमाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो वो कॉमर्शियल पर्पस नहीं कहला जाएगा, है ना। समझ में? कहने का मतलब जैसे मैं लैपटॉप लेके अब आपको जी मान लो मैं कोर्स बेच रहा हूँ सपोज करो, है ना। अब जो मान लो जो आप अब जो आप वीडियो प्राप्त करेगी उसके एवज में मान लो मैं आपसे कुछ फीस भी ले रहा हूँ, ठीक। बट मैं यही काम अपनी लिवलीहुड के लिए कर रहा हूँ,
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या लिवलीहुड के लिए कर रहे हैं, तो मेरा ये कॉमर्शियल पर्पस में नहीं आएगा। ठीक है। इंक्लूड ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, है ना। और जो ट्रांजेक्शन चाहे ऑफलाइन हुआ हो चाहे ऑनलाइन हुआ हो, मतलब मैं अगर ऑनलाइन भी कोई चीज खरीदूं, है ना, तो भी वो किस में तो भी मैं कंज्यूमर कहलाऊंगा। चाहे मैं ऑनलाइन जोमेटो से पिज्जा तक क्यों ना खरीदूं, तो खरीदा तो ना खाने के लिए, तो भी मैं कंज्यूमर कहलाऊंगा। ठीक है। और जी कंज्यूमर की जो डेफिनेशन है वो डिफाइन क्या है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। तो नीचे देखो हमने याद करने के लिए क्या ट्रिक लिखी है, कंज्यूमर के साथ तो हर कोई खड़ा है, कंज्यूमर के साथ तो हर कोई खड़ा है, तो 7 से क्या आ गया 7, तो 2 सेक्शन 7 सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में कंज्यूमर को हमने डिफाइन कर दिया। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, नीचे जो उपभोक्ता को हमने हिंदी में, अब जो हमने लिखा था ना कि क्या एक्सक्लूड किया जाएगा कॉमर्शियल पर्पज से, अब देखते हैं इसको इसको एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉमर्शियल पर्पज। चलो, ये फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, एक फ्रीलांस कोई ग्राफिक डिजाइनर, उसने एक लैपटॉप लिया, है ना, और सॉफ्टवेयर बाय किया टू ऑफर डिजाइन सर्विसेज। वो फ्रीलांस है, अपने घर से बैठ के काम करता है, और क्या करता है, वो लैपटॉप और उसने सॉफ्टवेयर लिए ताकि वो डिजाइन की हुई चीजें लोगों को प्रोवाइड करे, है ना, डिजाइन सर्विस। दिस इज कंसिडर पर्सनल यूज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नॉट कॉमर्शियल पर्पज। तो जी किस में आएगा, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आएगा, ना कि कॉमर्शियल पर्पज में। समझ में आई? इस हिसाब से तो जी क्या है, जी कंज्यूमर होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉमर्शियल पर्पज से हटा दिया गया है। जो कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज हो रहा होगा वो कंज्यूमर का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है। ये ऊपर आपको दिक्कत आ रही होगी, इसलिए मैंने अलग से ये पॉइंट क्लियर है। इंक्लूडेड इन द कॉमर्शियल पर्पज, किस चीज को इंक्लूड किया जाएगा, एक कंपनी बाय लैपटॉप और सॉफ्टवेयर फॉर इट एम्प्लॉय। कंपनी ने क्या किया, लैपटॉप लिए खरीदे और सॉफ्टवेयर खरीदे अपनी उसके लिए, ठीक है, एम्प्लॉयज के लिए। दिस इज कंसिडर कॉमर्शियल पर्पस। अब कंपनी ने लैपटॉप सॉफ्टवेयर खरीदे हैं एम्प्लॉय के लिए, तो ये किस में आ जाएगा, कॉमर्शियल पर्पस में आ जाएगा। और जब कॉमर्शियल पर्पस में आ जाएगा तो ये कंज्यूमर का पार्ट नहीं बनेगा। इन समरी, इफ यू आर बाइंग गुड्स, अब इसमें समरी में देखो, अगर आप गुड्स बाय कर रहे हो टू सपोर्ट योर ओन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और लिवलीहुड, मतलब अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हो, अपनी खुद के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आपने कोई गुड्स खरीदा है ना, ठीक है, तो वो कॉमर्शियल पर्पस में नहीं आएगा, है ना। बट इफ यू आर बाइंग फॉर बिजनेस और ट्रेड, इट इज फॉर कॉमर्शियल पर्पस। आप अगर यदि बिजनेस के लिए ट्रेड के पर्पस के लिए कर रहे हो तो वो कॉमर्शियल पर्पस में आएगा। ठीक है। ये थोड़ा नीचे से कट गए हैं किसी किसी पेज पे, तो मैं इसको सही करके आपको भेज दूंगा ग्रुप में, है ना। ग्रुप में आप ज्वाइन होंगे तो ज्वाइन कर, नहीं हो तो ज्वाइन कर लिया जाए। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो पहला वाला एग्जाम्पल है उसमें जो फ्रीलांसर है वो कंज्यूमर है, वहीं दूसरे वाले एग्जाम्पल में जो कंपनी है वो कंज्यूमर नहीं है। ये समझ में आ गया आपको? ये समझना बहुत जरूरी था। चलिए आगे देखते। A purchase of goods can be said to be for a commercial purpose only if the goods have been purchased for being used in some profit making activity on a large scale। मतलब क्या कॉमर्शियल पर्पस में कब माना जाएगा कि गुड्स हमने परचेज किया है, तब माना जाएगा कि गुड्स हमने जो परचेज किया है वो कोई ना कोई प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से किया है। एंड देयर इज अ क्लोज एंड डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन द परचेज ऑफ गुड्स एंड द प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी। मतलब हमने जो गुड्स परचेज किया है वो कोई ना कोई ऐसा नेक्सस होना चाहिए, ऐसा उससे लग रहा होना चाहिए इवेंट और ट्रांजेक्शन से, कि फर्दर ट्रांजेक्शन से, कि हमने जो गुड्स परचेज किया वो प्रॉफिट कमाने के लिए किया, तो उस केस में वो कंज्यूमर नहीं होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब गुड्स की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे, गुड्स एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब जब हम सोगा पढ़ेंगे, वैसे सोगा आरपीएससी में है नहीं, सोगा क्या, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, है ना, उसमें गुड्स की डेफिनेशन दे रखी है। तो गुड्स की जो डेफिनेशन दे रखी है वही डेफिनेशन को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वालों ने भी अपने एक्ट में कवर किया है ना। ओके, तो वैसे सोगा आपके उसमें है नहीं, बट फिर भी इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है। क्या क्या दे रखी है देखो, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी,
Goods means every kind of movable property other than actionable claims and money, and include stocks and share, growing crops, grass and things attached to it forming part of the land. अच्छा, गुड्स की यहाँ पे दो डेफिनेशन कवर की हैं, यहाँ पे नीचे भी है ना। तो गुड्स की डेफिनेशन हम एक साथ कवर करेंगे आगे वाली में, जब नीचे वाली में कराऊंगा ना क्लियर, तो इसको मैं उसके साथ अटैच करके समझाऊंगा, वरना फिर चीज़ें देखो कहीं ना कहीं होगी, है ना, वरना चीज़ें दिक्कत देंगी। एक एक जगह और कवर्ड है गुड्स। मेरे को ऐसा लग रहा है ये मेरे को फिर से एक बार ये ढंग से करने पड़ेंगे, ये दोबारा से बनानी पड़ेगी ये पीडीएफ, क्योंकि है गुड्स 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 था मैंने एक जगह और है। तो वो जब हम करेंगे ना तो गुड्स को हम एक साथ तभी रीड करेंगे, लाइक तभी समझेंगे। अभी मैं करूँगा तो फिर बाद में उसके साथ दोनों डेफिनेशन को मर्ज करके बताऊंगा, यहाँ पे वाली भी और नीचे वाली भी, ठीक है। ये भी गुड्स वगैरह है, कई पार्ट है, तो ये भी मैं गुड्स की डेफिनेशन जब दोनों कवर करूँगा ना, उसमें थोड़ा फूड एक्ट की डेफिनेशन को भी कवर किया, मतलब फूड पार्ट को भी कवर किया है इसी डेफिनेशन के साथ। तो मैं दोनों गुड्स को एक साथ कराऊंगा बाद में, ठीक है, जब वो नीचे आएगी। चलिए, अब कंज्यूमर कौन कौन कंज्यूमर नहीं कहलाया जाए। ए पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फ्री ऑफ चार्ज, मतलब किसी को गुड्स फ्री में मिला है तो वो क्या वो कंज्यूमर कहलाया जाएगा? नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि मैंने कंज्यूमर में पहले ही बता दिया था कि कंज्यूमर तभी कंज्यूमर कहलाया जाएगा जब उसने कोई कंसिडरेशन पे किया है गुड्स या सर्विसेज लेने के लिए। हु अवेल सर्विस फ्री ऑफ चार्ज, अगर मतलब किसी ने फ्री सर्विसेज ली हैं, लाइक कोई किसी लाइक सैलून में जा रहा है और वो फ्री में, मतलब उसका दोस्त है या जानने वाला, वो फ्री में उसके बाल काट रहा है या फ्री में उसका मेक ओवर कर रहा है, तो उस केस में